हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका पुनः एक बार खुशबू मैम की इस क्लास में। एनएम बहनों के लिए प्यारा सा हम इम्पोर्टेंट क्लास लेके आज फिर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। स्क्रीन पे हमारा पहला प्रश्न है, आमतौर पर किस आयु में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किग्रा होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेमी होती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए है 1 महीना, बी है 3 महीने और सी ऑप्शन दिया है 5 महीने और डी ऑप्शन दिया है 7 महीने। तो आमतौर पर बच्चे की जो वजन होता है वह 3 से 3.5 किग्रा 1 माह में हो जाता है और इसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंत्र और मूत्राशय बाउल एंड ब्लैडर प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? ये सिगमंड फ्रायड एक मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार सिगमंड फ्रायड एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, मनोसामाजिक थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ही बच्चों के विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें से उन्होंने बताया कि आंत्र और मूत्राशय के प्रशिक्षण के लिए जो उपयुक्त आयु है वह 2 से 3 वर्ष है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से 3 वर्ष। एरिक्सन के अनुसार किस आयु में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है? एरिक्सन एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव जीवन को के 8 विशिष्ट चरणों में विभाजित किया है। उन्होंने ही बताया कि 1 से 3 वर्ष की आयु में बच्चे में शर्म व संदेह पैदा हो जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से 3 वर्ष। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे में अहंकार का विकास होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है 1 से 3 वर्ष, बी ऑप्शन में दिया है 3 से 6 वर्ष, सी ऑप्शन में 6 से 12 वर्ष और डी ऑप्शन में दिया है 12 से 18 वर्ष। तो जीन पियाजे एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे। उन्होंने बताया कि 3 से 6 वर्ष की आयु में जब बच्चा पूरे संक्रियात्मक चरण में रहता है तो उसमें अहम का भाव पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? तो स्वास्थ्य के व्यवहारक निर्धारकों में शारीरिक गतिविधियाँ आती हैं, जैसे व्यक्ति किन स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहा है, उसका आहार कैसा है, शराब सिगरेट आदि का सेवन तो नहीं कर रहा है, नशीली दवाओं का उपयोग, ये सब चीज़ें व्यक्तिगत जो उसके व्यवहार हैं वे सब व्यवहारात्मक स्वास्थ्य के व्यवहारात्मक निर्धारक हैं। तो इसमें ए ऑप्शन दिया आनुवांशिकता, बी ऑप्शन शिक्षा है, सी ऑप्शन वायु प्रदूषण और डी ऑप्शन है धूम्रपान। तो इसमें हम डी ऑप्शन धूम्रपान को सही मानेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का एक पहलू है? तो कौन पहलू है? ए ऑप्शन दिया है अप्रभावी कानून व्यवस्था, बी ऑप्शन है यातायात नियमों का पालन नहीं करना, तो यातायात नियमों के पालन से स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है, सी है निरक्षरता और डी ऑप्शन में दिया है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो इसका डी ऑप्शन ही सही होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गैर संचारी रोग है? रोग दो प्रकार के होते हैं, संचारी रोग एवं गैर संचारी रोग। तो संचारी रोग उन रोगों को कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण या छूने से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फैल जाते हैं। तो जैसे हैजा, क्षय रोग, तपेदी, कुष्ठ रोग, बुखार, HIV, एड्स, ये सब क्या है? ये संचारी रोग हैं, ये संक्रामक रोग हैं। और जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उन्हें हम गैर संचारी रोग कहते हैं, उन्हें हम गैर संचारी रोग कहते हैं। तो जैसे इन रोगों में जैसे हृदय रोग हुआ, मधुमेह हुआ, कैंसर आदि, ये सब क्या है? गैर संचारी रोग। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, ये बल्कि व्यक्ति के अंदर स्वयं उसके जो सारी गतिविधियाँ होती हैं उसके अनुसार वो स्वयं ही पैदा होते हैं। तो ये इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैंसर। अगला प्रश्न है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है? तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 5 मानक कौन कौन से हैं? 5M, जनसंख्या वृद्धि के 5M हैं, जिसमें मातृत्व, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता एवं प्रवासन। तो ये 5 चीज़ें हैं। तो ये 5 चीज़ें ए ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं, इसलिए हमें ए ऑप्शन ही हम सही करेंगे। बी ऑप्शन में जो है दिया है संचलन, तो संचलन नहीं होता है। सी ऑप्शन में मानसिकता दिया है जो नहीं हो। डी ऑप्शन में मील दे दिया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमें सही दिख रहा है, पहले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर कार्य करता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी मतलब CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ये जो है ए ऑप्शन में दिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बी ऑप्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी ऑप्शन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डी ऑप्शन जिला अस्पताल। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कार्य करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अब हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 2000 से 3000 आबादी को कवर किया जाता है। तो ए ऑप्शन में 3000 दिया है, बी ऑप्शन में 4000 दिया है, सी ऑप्शन में 5000 दिया है और डी ऑप्शन में 6000 दिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा, ए ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। और अगला है प्रश्न है, गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान ANM को क्या करना चाहिए? तो ANM जो बहनें होती हैं जिनकी ये वैकेंसी है, जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ANM जो है ग्रामीण स्तर की स्वास्थ्यकर्मी होती है। तो जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो पहली बार अगर ANM विजिट या देखने जाती है तो उसे गर्भवती महिला के हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा, एल्ब्यूमिन की जांच करना चाहिए। NRHM के तहत 12 सप्ताह के भीतर गर्भवती महिला का पंजीकरण कराना एवं ANM का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिख रहा है तो हमें डी ऑप्शन सही है, हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्ब्यूमिन की जांच करना चाहिए। तो डी ऑप्शन को हम सही कर देंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में WHO का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है उसी के अंतर्गत स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ था। मतलब इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में हुआ। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत जो है कि 12 जनवरी 1948 को इस संस्था का सदस्य बना था। तो भारत में उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। 7 अप्रैल को WHO से रिलेटेड ये प्रश्न है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस समय वर्तमान में WHO के जो हेड हैं वो हैं टेड्रास एडेनॉम। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि WHO के महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो टेड्रास एडेनॉम है। तो इसमें हम भारत में WHO का मुख्यालय के लिए हम सी ऑप्शन नई दिल्ली को हम टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न है यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, ये इंग्लिश में यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना जो है वह 11 दिसंबर को 1946 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये प्रश्न भी पूछ देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। तो अब इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है कि यूनिसेफ के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम जो है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए है? तो गोबी FF की स्थापना जो है वह महिला शिक्षा, खाद्य अनुपूरक, स्तनपान प्रतिरक्षा जैसे कार्यों के लिए की गई। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, गोबी FF। तो हम ए ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, गोबी FF। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व में लोगों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है? तो यूनिसेफ को तो अभी आपने देखा, ए ऑप्शन यूनिसेफ है, बी ऑप्शन दानिदा है, डी ऑप्शन रेड क्रॉस है, तो और सी ऑप्शन यूनेस्को। तो यूनेस्को है, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है ये इंग्लिश में इसका नाम होता है UNESCO। तो इसका जो नाम है वो है, पूरा नाम जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होता है। तो यही शिक्षा के लिए कार्य करता है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय भी कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिवार नियोजन के लिए ANM की क्या जिम्मेदारी है? पहला है ए ऑप्शन योग्य जोड़ी की जानकारी प्राप्त करें, बी ऑप्शन में दिया है प्रसव पूर्व माँ को गर्भ निरोधक गोलियां दें। तो ऐसा नहीं हम कर सकते, प्रसव पूर्व गर्भ निरोधक गोलियों को नहीं दिया जाता है। सी है बांझपन की जांच, डी है सुरक्षित पानी के संबंध में शिक्षा देना। तो परिवार नियोजन के लिए ANM की जो जिम्मेदारी है वह है, इसमें इस ऑप्शन में हम योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करें, ए ऑप्शन सही होगा।
अब अगला प्रश्न है, एएनएम द्वारा कौन से रजिस्टरों को रख रखाव किया जाता है? एएनएम के द्वारा कौन से रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा जन्म और मृत्यु रजिस्टर। एएनएम जनगणना रजिस्टर नहीं रखती है, स्कूल रजिस्टर भी नहीं रखती है, एड्स रजिस्टर भी नहीं रखती है। तो यहाँ पे हम जन्म और मृत्यु रजिस्टर ऑप्शन सी पर हम टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एएनएम के लिए नीति संहिता है? निम्नलिखित में से कौन एएनएम के लिए नीति संहिता है? तो स्वतंत्र रूप से दवाएं देना, दवा तो स्वतंत्र रूप देना ही है। बी, रोगी की गोपनीयता बनाए रखना। सी, स्वास्थ्य देखभाल टीम के निर्णय लेना। डी, रोगी के लिए उनकी इच्छा से ऊपर निर्णय लेना। तो यहाँ पे इन ऑप्शनों में बी ऑप्शन जो है वह सही लग रहा है कि रोगी की गोपनीयता को बनाए रखना ही उस एएनएम की जो नीति संहिता होती है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? तो इसमें जो है ए ऑप्शन दिया है रोगी के लिए निर्णय लें। बी ऑप्शन उपचार के विभिन्न रूपों पर चर्चा न करें। ये तो गलत बात है, चर्चा तो करना चाहिए। सी, बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह दें। और डी ऑप्शन है इलाज में रिश्तेदारों को शामिल ना करें। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वह सही है कि बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह दें। तो सी ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? तो परामर्शदाता की भूमिका क्या है? ए ऑप्शन दिया है जोखिम की पहचान। बी है भावनात्मक समर्थन। तो सी है निर्णय लेने में सहायता। डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी एक परामर्शदाता के अंतर्गत होना चाहिए। भावनात्मक समर्थन भी देता है, जोखिम भी बताता है कहाँ खतरा है, और निर्णय लेने में भी मदद करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? ए ऑप्शन है पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए। बी ऑप्शन है जंक फूड को समझने के लिए। सी ऑप्शन दिया है विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए। डी ऑप्शन है विभिन्न दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए। ए ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माण आहार है? शरीर का निर्माण किन चीज़ों से होता है? तो शरीर का स्पेशली शरीर का निर्माण करने वाला जो आहार है वो क्या है? तो ए ऑप्शन में दिया वसा। बी ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन खनिज है। डी ऑप्शन है प्रोटीन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के का निर्माण करते हैं। वसा जो होता है वो फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट है उसका अलग महत्व होता है। खनिज तत्व का भी अलग महत्व होता है। बॉडी बिल्डिंग जो होता है वो फूड का काम, वो प्रोटीन का काम होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। संरक्षी भोजन हमारे शरीर में क्या करता है? संरक्षी भोजन हमारे शरीर में क्या करता है? तो ए ऑप्शन है मांसपेशियां बनाता है। बी ऑप्शन प्रतिरक्षा बढ़ाता है।
सी ऑप्शन ऊर्जा देता है, डी ऑप्शन शरीर को हाइड्रेट करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरक्षा बढ़ाता है। प्रतिरक्षी भोजन जो संरक्षी भोजन हमारी प्रतिरक्षा बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं तक, और मिलते हैं कल एक फिर नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।